नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है, ये 2 दिन का ही समय बचा है। 10 तारीख से आपके एग्ज़ाम लगे हुए हैं। तो आज हम देखने वाले हैं स्टैटिक जीके की बात करें, जिसमें 2 वीडियो आपको प्रोवाइड हो चुके हैं। उसमें लगभग 8 से 10 टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे और आज की क्लास में 3 से 4 टॉपिक देखने वाले हैं। और ये ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से एसएससी एग्जाम पूछते यहाँ से क्वेश्चन, यदि हम 2019 की बात करें या 2021 की बात करें, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो इस बार भी चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं, आपको पता है कि जो हमारे उपकरण होते हैं और उन उपकरणों का यूज कहाँ किया जाता है, उनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे बरसात होती है तो वर्षा को कैसे मापते हैं, समुद्र की गहराई को कैसे मापेंगे, या फिर कोई भी यान हमारा चल रहा है तो उसकी स्पीड कैसे नापेंगे। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहला उपकरण हमारे पास दे रखा है, बैरोमीटर की बात करेंगे। बैरोमीटर का काम क्या होता है, याद रखना। बैरोमीटर का काम होता है वायुमंडलीय दाब, यानी कि वायुमंडल का कितना प्रेशर है, वायुमंडलीय जो प्रेशर होता है, जो दाब होता है, वो नापने का काम किसका, तो याद रखना बैरोमीटर। तो बैरोमीटर काम होता है वायुमंडलीय दाब को मापना। हम बात करेंगे स्टेथोस्कोप की बात करेंगे। तो याद रखना, जो हृदय की धड़कन यानी हृदय की बात करें या फेफड़े की बात करें, इसकी जो स्पीड होती है, जो हृदय की गति होती है, जो फेफड़े की गति होती है, इसको हम किस में देखते हैं, तो याद रखेंगे जो डॉक्टर के पास होता है। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, चेस्ट में लगा जो चेक करता है, उसके पास कौन सा होता है इंस्ट्रूमेंट, तो याद रखना स्टेथोस्कोप होता है, जिसके माध्यम से वो क्या करता है, हमारी धड़कनों को सुनता है। स्पीड के बारे में, गति के बारे में उससे जानकारी मिलती है। तो याद रखना उसका नाम क्या है, स्टेथोस्कोप नाम है उसका। ठीक है। तीसरा हमारे पास है कार्डियोग्राम। कार्डियो की बात करेंगे तो कार्डियो का संबंध ही किससे होता है, कार्डियो का संबंध होता है हृदय से। तो याद रखना कार्डियोग्राम में क्या होता है, हृदय की जांच की जाती है। आपको पता है कार्डियोलॉजी जाते हैं, कार्डियोलॉजी तो उसमें हृदय से संबंधित सारी चीजें देखी जाती है। तो याद रखना कार्डियो शब्द जहां पर भी देखिए वो हृदय से ही संबंधित होता है। तो यहाँ पर हृदय की जांच कराई जाती है, याद रखना। हम बात करेंगे हाइग्रोमीटर की बात करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण याद रखना, हाइग्रोमीटर बहुत पूछा जाता है। और साथ ही साथ एक हमारे पास होगा हाइग्रोमीटर। ठीक है, ये दोनों, एक होता है फेदोमीटर। ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। ये तीनों एग्जाम में इनके आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, याद रखना। हाइड्रोमीटर की बात करेंगे तो हाइड्रो की हम बात करेंगे तो बच्चे याद रखना, ये कहीं ना कहीं द्रव से संबंधित है। किससे संबंधित है, द्रव यानी कि तरल से संबंधित है। तो जो द्रव का आपेक्षिक घनत्व होता है, डेंसिटी होती है, यानी कि जो द्रव की डेंसिटी होती है या द्रव का जो घनत्व होता है, उसे मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं, याद रखना हाइड्रोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है। हाइड्रो से आपको याद रखना है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन कहीं ना कहीं एक लिक्विड होता है, तरल आप समझ सकते हैं वाटर के तौर पर, क्योंकि जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर ही तो जल बनता है, तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं। हम बात करेंगे मैनोमीटर की। मैनोमीटर काम क्या है, पौधों की जड़ों का दाब। जो पौधे की जड़ होती है, जो हमारे प्लांट होते हैं, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, इनकी जो जड़ें होती है, इनकी मापना है, इनकी माप करना है, तो हमें किसका यूज करेंगे, मैनोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रेन गेज। याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। रेन गेज यानी कि जैसे वर्षा होती है, अगले दिन पेपर में आप न्यूज सुनते होंगे, वर्षा इतने मीटर हो गई, इतने सेंटीमीटर हो गई। तो जो वर्षा होती है, वर्षा का मापक यंत्र क्या होता है, याद रखेंगे रेन गेज। रेन गेज के माध्यम से हम क्या करते हैं, वर्षा के बारे में जानते हैं। ठीक है। रिएक्टर बहुत महत्वपूर्ण, याद रखना। रिएक्टर एक्सेल की बात करेंगे। भूकंप की, आपको पता है भूकंप आते हैं, अगले दिन पेपर में न्यूज में आता है कि इतनी स्पीड का भूकंप आया था, तो इसमें मापा जाता है, याद रखेंगे। उसे मापते हैं रिएक्टर स्केल में। रिएक्टर स्केल भी आ सकता है, पैमाना, यानी कि स्केल को हिंदी में क्या बोलते हैं, पैमाना। तो कभी कभी रिएक्टर स्केल लिख के आता है, कभी कभी रिएक्टर पैमाना लिख कर आता है। तो याद रखना, जो भूकंप की तीव्रता मापते हैं किसमें, रिएक्टर स्केल में मापते हैं। ठीक।
अब करेंगे फेदोमीटर, ये भी बहुत पूछा जाता है, याद रखना। समुद्र की गहराई मापना है, समुद्र की गहराई मापना है, तो समुद्र की गहराई मापने के लिए किसका यूज करते हैं, याद रखना, फेदोमीटर का। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर की बात करेंगे तो याद रखना हवा की शक्ति मापने के लिए, यानी कि हवा, जैसे हवा चलती है तो उसमें पावर कितनी, उसमें शक्ति कितनी, कितनी स्पीड से हवा चल रही, तो हवा की शक्ति मापनी है, हवा की पावर, हवा की गति मापना है हमें, तो किसका यूज करेंगे, एनीमोमीटर का यूज करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है हाइग्रोमीटर। अभी पीछे देखा था हाइड्रो यानी कि जल से संबंधित था। अब हम बात करेंगे हाइग्रोमीटर, ये भी बहुत पूछा जाता है। तो याद रखना हाइग्रोमीटर की यदि हम बात करेंगे तो ये वायुमंडल की आर्द्रता, जो हमारा वायुमंडल है उसकी आर्द्रता मापना है। ठीक है। तो किसका यूज करेंगे, हाइग्रोमीटर का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है सिस्मोग्राफ, ये भी बहुत पूछा जाता है, याद रखना सिस्मोग्राफ, इसमें भूकंप ये मापता है, भूकंप के बारे में सिस्मोग्राफ भी मापता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है आमीटर की हम बात करेंगे, ये भी बहुत पूछा जाता है, ये धारा मापने का काम करता है, जो हमारी धारा होती है, धारा मापने का काम किसका, याद रखना ये अमीटर का होता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्रेस्कोग्राफ। क्या लिखा है, क्रेस्कोग्राफ की बात करेंगे, पौधों में जो वृद्धि होती है, आपने देखा होगा पौधा हमारा बड़ा होता है या कोई पौधा ऐसा होता है जिसकी वृद्धि नहीं होती है, तो पौधों की वृद्धि होती है उसके बारे में कैसे जानेंगे, तो वो क्रेस्कोग्राफ के माध्यम से जानते हैं। ठीक है। क्रेस्कोग्राफ के माध्यम से पौधों की वृद्धि का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है टेकोमीटर। ठीक है। टेकोमीटर की बात करेंगे, वायुयान की गति, आपको पता है जितने भी हमारे वायु की गति, तो उसमें एक मीटर सा लगा होता है, उसे टेकोमीटर कहते हैं। ठीक है। तो टेकोमीटर की मदद से हम क्या करते हैं, हवाई जो वायुयान होते हैं उनकी गति, उनकी स्पीड मापते हैं, उनकी चाल किस गति पर है वो मापते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट में है जो कि सबसे महत्वपूर्ण, याद रखेंगे, क्या लिखा है, स्पैग्नोमीटर। स्पैग्नोमीटर ये याद रखेंगे, रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर, आपको पता है जैसे ब्लड प्रेशर यानी जिसे बीपी कहते हैं, बीपी मापने की जो मशीन होती है उस मशीन को किस नाम से जानते हैं, याद रखना स्पैग्मोमैनोमीटर के नाम से जानते हैं। इससे बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर या हिंदी में इसे रक्त दाब कहते हैं, उसे मापने का काम इससे किया जाता है। ठीक है। तो ये थे हमारे उपकरण और इनसे संबंधित कार्य। इसके बाद देखेंगे दूसरा टॉपिक। ठीक है। पहले ये पहला टॉपिक था, इसके बाद अब देखने वाले हैं कोई दूसरा टॉपिक देखेंगे। आज के क्लास में 3 से 4 टॉपिक करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछे जाते हैं, इनमें से जिसमें मैंने स्टार बनाया है ये खास करके आपको याद करके जाना है क्योंकि ये हर बार रिपीट होते हैं। ठीक है। बात करेंगे अगले प्रश्न की, यानी कि अब हम देखने वाले हैं, अब हम देखेंगे, ये भी आपसे बहुत पूछा जाता है कि गुरुओं के बारे में आपको पता है भारत में 10 सिख गुरु हुए हैं, 10 सिख गुरु हुए, इनके बारे में आपसे पूछा जाता है कि बताइए किस गुरु का काम क्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे सिख गुरु, जो हमारे सिख गुरु हुए हैं, और इसके बाद में ये किस लिए जाने जाते हैं, इन्होंने कौन सा कार्य किया है। ठीक है। इसके बारे में जानेंगे। ठीक है। तो देखिए पहले गुरु हमारे हैं गुरु नानक, गुरु अंगद। पहले हमारे पास हैं गुरु नानक की बात करेंगे, नानक के बाद याद रखना गुरु अंगद की बात करेंगे, गुरु अंगद की बात करेंगे, गुरु नानक हैं, गुरु अंगद हैं। इसके बाद हम बात करेंगे गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव। इसके बाद में अर्जुन देव के बाद में हमारे गुरु हैं हरगोविंद, गुरु हरगोविंद और गुरु गोविंद सिंह। हरगोविंद, गुरु हरगोविंद हैं और गुरु गोविंद सिंह हैं, गोविंद सिंह है, गुरु गोविंद सिंह। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस गुरु को किस लिए जाना
जाता है। ठीक है, हम बात करेंगे सबसे पहले सिख धर्म के संस्थापक कौन है। इन्होंने स्थापना की है किसकी, सिख धर्म की सिख धर्म के संस्थापक के तौर पर किसे जाना जाता है, याद रखना। बात करेंगे गुरु अंगद की, बात करेंगे गुरुमुखी लिपि, गुरुमुखी लिपि, गुरुमुखी लिपि। इसके बाद हम बात करेंगे अमृतसर की स्थापना, अमृतसर की स्थापना, अमृतसर की स्थापना, अमृतसर की स्थापना। इसके बाद में आदि ग्रंथ का संकलन, आदि ग्रंथ का संकलन, आदि ग्रंथ का संकलन, आदि ग्रंथ का संकलन करते हैं। ठीक है, अकाल तख्त की स्थापना, अकाल तख्त की स्थापना। ठीक है, अकाल तख्त की स्थापना, अकाल तख्त की स्थापना। और लास्ट में हमारे आते हैं गुरु गोविंद सिंह की, बात करें खालसा पंथ, खालसा पंथ की स्थापना। ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना, खालसा पंथ की स्थापना। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, कि कौन सा गुरु किस कारण से जाना जाता है, क्यों फेमस था, ये आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो हम बात करेंगे सिख गुरु और उनके कार्य क्या है। ठीक है, सिख गुरु और उनके कार्य क्या है। बच्चों, लग चुकी है तलब जिंदगी की, लग चुकी है तलब जिंदगी की, अब खुद को आग में झोंक देंगे, ये ठोकरें कहती हैं, कि ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। तो बच्चे अब देखेंगे सिख गुरु और कौन सा गुरु किस लिए फेमस है, उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारे गुरु कौन है, गुरु नानक की बात करेंगे। इन्होंने सिख गुरु की स्थापना की है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जिन्होंने स्थापना की तो वो क्वेश्चन तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बनेगा। तो याद रखना, इन्होंने तो स्थापना की है। तो गुरु नानक, और आपको पता है भारत में गुरु नानक जयंती भी मनाई जाती है। तो याद रखना, गुरु नानक किस लिए जाने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। ठीक है, दूसरे गुरु हमारे आते हैं गुरु अंगद की, बात करेंगे। हालांकि अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए अब तक भारत में कितने गुरु हुए हैं, तो याद रखना 10 गुरु हुए हैं। ठीक है, 10 हुए हैं। पहले कौन थे, गुरु नानक थे, इन्होंने इसकी स्थापना भी की थी। बात करेंगे गुरु अंगद की, बात करेंगे। तो याद रखना, ये भी बहुत पूछा जाता है, मुखी लिपि की स्थापना की। अच्छा, गुरु मुखी लिपि की हम बात करेंगे तो ये किस भाषा की लिपि है, तो याद रखना ये पंजाबी की है। किसकी है, पंजाबी भाषा की है। जैसे आपको पता है हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, आपको पता है देवनागरी है। इसी प्रकार से पंजाबी जो लैंग्वेज है, पंजाबी जो भाषा है, उसकी लिपि कौन है, याद रखना गुरुमुखी। तो ये किससे श्रेय जाता है, गुरु अंगद को श्रेय जाता है। बात करेंगे गुरु रामदास की, बात करेंगे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अमृतसर की स्थापना की इन्होंने, अमृतसर की स्थापना की है ना। ये अमृतसर कहाँ पर पड़ता है, तो आप कहेंगे पंजाब में जगह पड़ती है। इसकी स्थापना किसने की थी, याद रखना गुरु रामदास ने की थी। नेक्स्ट है हमारे पास गुरु अर्जुन देव की, बात करेंगे। इन्हें किस लिए जाना जाता है, आदि ग्रंथ का संकलन किया, आदि ग्रंथ का इन्होंने संकलन किया, इसलिए इन्हें जाना। हम बात करेंगे हरगोविंद की, बात करेंगे। इन्हें किस लिए जाना जाता है, अकाल तख्त की स्थापना इन्होंने की। किसकी, अकाल तख्त की इन्होंने स्थापना की है। ठीक है, अच्छा यहां पर एक पॉइंट देखेंगे बच्चे। ठीक है, यहां पर एक पॉइंट और याद रखेंगे। चलिए, अर्जुन देव को एक नाम के लिए, एक काम के लिए और जाना जाता है, इन्होंने स्वर्ण मंदिर का भी निर्माण कराया था। इसका स्वर्ण मंदिर का भी इन्होंने निर्माण कराया था। ठीक है, तो स्वर्ण मंदिर के लिए कौन जाने जाते हैं, अर्जुन देव जाने जाते हैं। इन्होंने 2 काम किए थे, एक तो आदि ग्रंथ की बात करेंगे और स्वर्ण मंदिर की बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है गोविंद सिंह को किस लिए जाना जाता है, खालसा पंथ की स्थापना की। ये मोस्ट इंपोर्टेंट
बनता है, आपसे पूछा जाता है किस गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की, तो याद रखना वो गुरु कौन थे, वो थे गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, गुरुओं से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन। देखो यहाँ पर वो टॉपिक डिस्कस किया जाएगा जिसकी आने की प्रबल संभावना है, यानी कि जो एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा हम बात करेंगे वेद और इनके उपवेद भी पूछे जाते हैं। वेद की हम बात करेंगे और इनके उपवेद की बात करेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए कौन सा वेद है, उसका उपवेद क्या है। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट और यहाँ पर पूछा जाता है, क्या यहाँ पर पूछा जाता है ब्राह्मण के बारे में, वेदों के ब्राह्मण, वेदों के ब्राह्मण के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वेदों के ब्राह्मण। ठीक है, यहाँ से ये 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको पता है वेद कितने, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये कितने वेद हैं, तो आप कहेंगे 4 वेद हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बताइए सबसे पुराना वेद कौन सा है, सबसे नया वेद कौन सा है, तो याद रखना सबसे पुराना ऋग्वेद है, सबसे नए की बात करेंगे अथर्ववेद है। ठीक है, कभी कभी आपसे क्रम लगवा लेता है कि बताइए सबसे पहले कौन सा वेद आया, फिर कौन सा वेद आया, तो आप एक छोटी सी ट्रिक याद रखेंगे, रीसा, RYSA, रीसा आप याद रखेंगे तो R से ऋग्वेद हो जाएगा, Y से यजुर्वेद, S से सामवेद हो जाएगा और A से क्या होगा, अथर्ववेद। क्रम है, ठीक है, ये क्रम है। अच्छा आपसे यहाँ ये भी पूछा जाता है कि बताइए किस वेद का उपवेद क्या है, तो उपवेद आपसे बहुत पूछा जाता है। ठीक है, हम बात करेंगे तो इसका होता है आर्यवेद, इसका क्या होगा, आर्यवेद हो जाएगा। दूसरा हमारे पास है धनुर्वेद। तीसरा हमारे पास है गंधर्ववेद और लास्ट में हमारे पास आता है शिल्पवेद, लास्ट में आता है शिल्पवेद। ठीक है, लास्ट में आता है शिल्पवेद। ब्राह्मण की बात करेंगे तो याद रखना इसे एत्रेतर ब्राह्मण कहते हैं, एत्रे ब्राह्मण कहेंगे। ठीक है, एत्रे ब्राह्मण। ठीक है, इसे या कौशिकी भी कहते हैं, इसे याद रखना, इसे कौशिकी भी कहते हैं, कौशिकी ब्राह्मण भी कहते हैं इसे। ठीक है, और यहाँ पर शतपथ ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण और लास्ट में याद रखेंगे गोपथ। ठीक है, गोपथ। देखिए हम बात करेंगे वेदों की बात करेंगे। सबसे पहले वेद की संख्या कितनी, तो आप कहेंगे 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। किस वेद का उपवेद कौन सा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखना ऋग्वेद का जो उपवेद होता है वो होता है कौन सा, आर्यवेद होता है। कौन सा होगा, आर्यवेद होगा। यजुर्वेद की बात करेंगे धनुर्वेद हो जाएगा और सामवेद की बात करेंगे गंधर्ववेद हो जाएगा और अथर्ववेद की बात करेंगे तो याद रखना शिल्पवेद हो जाएगा। और क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि किस वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, तो याद रखना ऋग्वेद का कौन सा एत्रेतर होता है, इसे कौशिकी भी कहेंगे। यजुर्वेद की बात करेंगे तो इसे शतपथ ब्राह्मण याद रखना, यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है कौन सा है, शतपथ ब्राह्मण है। सामवेद की बात करेंगे तो याद रखना पंचविश है, सामवेद की बात करेंगे पंचविश है और अथर्ववेद की बात करेंगे तो गोपद ब्राह्मण किस वेद का है, तो याद रखना ये अथर्ववेद का हो जाएगा। ठीक है, किसका होगा, तो आप कहेंगे ये अथर्ववेद का हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो ये था हमारा टॉपिक तीसरा। अब हम बात करेंगे बच्चे विटामिन से भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, विटामिन से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और खासकर विटामिन के रासायनिक नाम पूछे जाते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं, विटामिन की ही बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन की। विटामिन से क्वेश्चन एक एग्जाम में जरूर मिलेगा, तो विटामिन की बात करेंगे तो याद रखना सबसे पहले विटामिन की खोज किसने की, तो याद रखना अगर विटामिन की खोज आपसे पूछा जाए तो याद रखना सी फंक ने की।
किसने की? सी फंक ने की। और कब की थी? 1954 में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है 1954 में। तो सबसे पहले विटामिन की खोज किसने की? सी फंक ने की। कब की थी? 1954 में की थी। कब? 1954 में सी फंक के द्वारा विटामिन की खोज की जाती है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे विटामिन। अब ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए विटामिन कितने प्रकार की होती है। तो याद रखना विटामिन होती है दो प्रकार की। एक तो हमारे पास होती है जल में घुलनशील, जल में घुलनशील विटामिन, घुलनशील, जल में घुलनशील विटामिन होती है। दूसरी हमारी होती है वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील विटामिन, घुलनशील, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जल में कौन सी विटामिन होती है और वसा में कौन सी होती है। तो याद रखना जल में कौन सी होगी, तो आप कहेंगे इसमें याद रखना वसा में एक याद रखना ट्रिक याद रखना कीड़ा। क्या याद रखेंगे? कीड़ा याद रखेंगे। और यहाँ पर फिर क्या बचेगा? तो आप कहेंगे बी और सी बचेगा, बी और सी बचेगा। यानी कि अगर विटामिन बी और विटामिन सी पूछी जाए तो याद रखना वो कहाँ पर है? जल में घुलनशील होती है। और हम बात करें विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए की बात करेंगे, ये सब कहाँ पर है? तो आप ये वसा में घुलनशील है। कहाँ पर है? वसा में घुलनशील है। तो विटामिन की होती है, मैंने आपको बताया। कौन सी विटामिन कहां पर पाई जाती है ये भी मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है आपको यहां तक किसी भी चीज में अभी समस्या नहीं आई होगी। आप विटामिन के बारे में आपको पता चल गया। लेकिन अब हम बात करेंगे किस विटामिन का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो गई। इसके बाद यहीं पर याद रखेंगे किस विटामिन का नाम क्या है। ठीक है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले विटामिन की हम बात करेंगे। एक ट्रिक याद रखना, रक्त एक टॉफी है, रक्त एक टॉफी है, रक्त एक टॉफी है। तो याद रखना विटामिन ए, अगर आपसे विटामिन ए के बारे में कहा जाए, ठीक है, विटामिन बी के बारे में कहा जाए, विटामिन सी के बारे में कहा जाए, विटामिन डी के बारे में कहा जाए, और विटामिन ई के बारे में कहा जाए, विटामिन के बारे में कहा जाए, तो यहाँ से इस ट्रिक के माध्यम से आपको विटामिन ए से लेकर के तक रासायनिक नाम आपको याद हो जाएंगे। रा से याद रखना रेटिनाल, रा से आपको याद रखना है रेटिनाल। तो रेटिनाल किसका रासायनिक नाम है? तो आप कहेंगे विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल है। विटामिन बी की बात करें तो था से याद रखना थायमिन, था से याद रखना थायमिन। तो थायमिन किसका है? तो आप कहेंगे विटामिन बी का हो जाएगा। और ए से याद रखना एस्कॉर्बिक अम्ल, यानी कि सी का क्या होगा? एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा किसका? विटामिन सी का हो जाएगा। विटामिन डी की बात करें तो याद रखना है कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल याद रखना। इसके बाद हम बात करेंगे विटामिन ई की बात करेंगे तो याद रखना टी से होगा टेकोफेरोल, टेकोफेरोल, टेकोफेरोल। और लास्ट में याद रखेंगे विटामिन के की बात करेंगे तो याद रखना साइनोकोवालामिन। ठीक है, फ्लिक्वाक्विनोन भी से कहते हैं, फ्लिक्वाक्विनोन। ठीक है, फ्लिक्वाक्विनोन कहेंगे या साइनोकोवालामिन भी कहेंगे। ठीक है, फ्लिक्वाक्विनोन कहेंगे। तो याद रखना सबसे पहले विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा जाएगा, बी सी डी ई के इन सब का रासायनिक नाम पूछा जाता है। आपको याद रखना है रक्त एक टॉफी है, आर से हो जाएगा रेटिनॉल, था से हो जाएगा थायमिन, एस से स्कॉर्बिक अम्ल, के से कैल्सीफेरोल, टी से याद रखना टेकोफेरोल, और फा से याद रखना फ्लिक्विनोन। ये होते हैं विटामिन ए बी सी के सबके रासायनिक नाम होते हैं। ठीक है, इसके बाद आपसे क्या पूछा जाता है? इसके बाद आपसे ये भी पूछा जाता है कि बताइए विटामिन बी के भी कुछ फंक्शन होते हैं। ठीक है, विटामिन बी के भी क्या होते हैं? फंक्शन होते हैं, वो भी आपसे पूछा जाता है। लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए विटामिन ए की खोज किसने की, विटामिन बी की खोज किसने की, विटामिन सी की खोज किसने की, और विटामिन डी की खोज किसने की। मैंने आपको बताया विटामिन की खोज तो सी फंक ने की थी, लेकिन विटामिन ए की खोज किसने की? विटामिन बी। तो याद रखना विटामिन ए और बी को खोज करने का श्रेय किससे जाता है? एक व्यक्ति थे मैकुलम, याद रखना मैकुलम। मैकुलम ने क्या किया? विटामिन ए और विटामिन बी की खोज की थी। विटामिन सी की बात करेंगे तो याद रखना होलकट,
विटामिन सी की खोज किसने की थी? होलकट ने की थी। जबकि विटामिन डी की बात करेंगे तो याद रखना हॉपकिंस ने की थी। किसने की थी? हॉपकिंस ने की थी, ये याद रखना है। तो विटामिन ए की खोज किसने की? मैकुलम ने। विटामिन बी की किसने की? मैकुलम ने। विटामिन सी की होलकट ने की। विटामिन डी की हॉपकिंस ने की। लेकिन केवल विटामिन की खोज किसने की? तो आपको याद रखना है हॉपकिंस। किसने की थी? सी फंक ने की। किसने? सी फंक ने। अलग अलग पूछा जाए तो आप बता सकते हैं, एक साथ पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। अब इसके बाद आपसे पूछा जाता है विटामिन बी के फंक्शन जो होते हैं इनके बारे में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, देखिए क्या होता है, B1, B2, B3, B5, V6, V7, V9 और V12, ये हमारे विटामिन बी के क्या होते हैं? फंक्शन होते हैं। इसे आप कैसे याद करेंगे? एक इसकी ट्रिक है, थोरे न्यू पे पायो, थोरे न्यू पे पायो, बस। ठीक है, तो इसमें याद रखेंगे, था से याद रखना है आपको थायमिन हो जाएगा। था से आपको याद रखना है थायमिन, यानी कि विटामिन B1 की बात करेंगे तो आप कहेंगे थायमिन हो जाएगा। रा से आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसके बाद याद रखना, ए की बात की थी मैंने, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, ऐसे आपको याद रखना है। इससे पहले याद रखेंगे, ना से याद रखेंगे नियासिन हो जाएगा। ठीक है, नियासिन, ये नियासिन किसका हो जाएगा? तो आप कहेंगे B1, यहाँ पर B2 हमारे पास है, B2 है, यहाँ पर क्या आएगा? B3 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा? B3 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे इसको होता है राइबोफ्लेविन। क्या होगा इसका? राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन हो जाएगा। ठीक है, बात हम करेंगे पास से, याद रखना पास से होता है पेंटोथिनिक। पेंटोथिनिक यानी कि B5, B5 का याद रखना पेंटोथिनिक, पेंटोथिनिक। और हम बात करेंगे इससे पायो से याद रखना V7, और V7 की बात करेंगे यानी कि B5 के बाद में B6, V6 की बात करेंगे तो आपको याद रखना है पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिन याद रखना है, पायरोडॉक्सिन। ठीक है, पायरोडॉक्सिन। और इससे बाद से याद रखना है आपको क्या? बायोटिन, आपको याद रखना है बायोटिन। और बायोटिन में क्या आएगा? तो आप कहेंगे ये हमारा 6 था, ये 7 हो जाएगा, यानी कि B7 आ जाएगा। और बचा हमारे पास क्या? बचा हमारे पास V9 की बात करें, यहाँ पर याद रखना बकस कर लेना, तो याद रखना कहाँ से? कैल्सीफेरॉल आप कर सकते हैं, कैल्सीफेरॉल भी हो जाएगा। ठीक है, और बचेगा हमारे पास क्या? हमारे पास बचेगा V12 की बात करें, हालांकि आपसे V9 नहीं पूछा जाता है। ठीक है, आप नहीं याद करेंगे तो भी सही है, तो इसमें आप सा याद रखेंगे। सा से होता है साइनोकोबालामिन। क्या होगा? V12 की बात करेंगे तो याद रखना साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन ये आपसे पूछा जाता है, साइनोकोबालामिन। आपसे ये भी पूछा जाता है कि बताइए कि विटामिन जो बी होते हैं इसके फंक्शन के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो मैंने विटामिन क्या होती है, विटामिन कितने प्रकार की होती है, किस विटामिन का रासायनिक नाम क्या होता है, किस विटामिन की खोज किसने की, ये सारी चीजें हम जान चुके हैं, ये सारी चीजें हम जान चुके हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे विटामिन के बारे में। यही आपसे कुछ पूछा जाता है, 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं विटामिन के बारे में, और विटामिन चैप्टर आपका खत्म हो जाता है। इसमें आपसे ये भी पूछा जाता है कि बताइए कौन सी विटामिन खट्टे फलों में पाई जाती है। तो याद रखना, अगर हम यहाँ पर विटामिन ए की बात करें, बी की बात करें, ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसमें निभाता है? तो याद रखना आंखों से संबंधित, याद रखना विटामिन ए की कमी हो जाती है तो कहीं ना कहीं आंखों में दिक्कत आने लगती है। ठीक है, और विटामिन ए का ये भी पूछा जाता है सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन ए हमें सबसे ज्यादा कहाँ से मिलती है? तो याद रखना गाजर से। कहाँ से मिलती है? गाजर, याद रखना। ठीक है, तो विटामिन ए से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रासायनिक नाम क्या है? मैंने बताया आपको रेटिनॉल। विटामिन ए की खोज किसने की? तो आप याद रखेंगे मैकुलम ने। विटामिन ए किससे संबंधित है? आंखों से संबंधित है। विटामिन ए सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? गाजर में पाई जाती है।
ठीक है। और विटामिन ए की कमी से रोग कौन सा हो जाता है, ये भी तो आपसे पूछ सकता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा। तो याद रखना, रतौंधी हो जाती है। क्या? रतौंधी, जिसे आप नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, कि रात में कम दिखाई देता है, उसे रतौंधी कहते हैं। ये विटामिन ए की कमी होती है। हम बात करेंगे विटामिन बी की, बात करेंगे तो याद रखना, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, ये बेरी बेरी हो जाता है।